हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 8 सितंबर। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे एक मैसेज सेंड करेंगे 630 पर। आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ केबीएस। देन आपको हमारी टेक्निकल टीम ज्वाइन कर लेगी और आपको पीडीएफ सेंड कर देगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजीज लॉन्च किया है। क्या है, द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजीज लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो कौन सा संगठन है जिसने ऐसा किया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है ये क्या करेगी, विश्वविद्यालयों को जो है एक अच्छे तरीके से उनके आसपास के जो पर्यावरण है, उन जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे तो उनके आसपास का पर्यावरण अच्छा हो, तौर तरीके सिखाएगी। इन्हीं सब के लिए जो है ये संगठन है जिसने जो है द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेज जो है लॉन्च किया है। एक्चुअली ये पूरा नाम है द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेज। ये पूरी एक्टिविटी पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण के हाव भाव को ध्यान में रखकर जो है ये बनाई गई है। ठीक है, बात समझ आई। तो हम किसी भी चीज़ का नाम आसानी से ऐसे ही रख देते हैं और उसका कोई उद्देश्य होता है तो बस हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, उसका नाम याद रखो कि द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजीज जो है ये लॉन्च क्यों किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसके बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य कि ये जो भी इसका नाम है जो ये लॉन्च किया गया द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजीज, इसका उद्देश्य क्या है, लगभग वर्ल्ड के 200 मिलियन जो छात्र हैं उनको पर्यावरण की आदत डालना और उनके जीवन में हरियाली की महत्ता को जो है बनाना और उसकी प्रेरणा देना। ठीक है, और ये देखो क्या है, संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की व्यवस्था करने और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। कौन, यही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये सब जो है करता है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी आयोजन जो है करने होते हैं वो कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए जरा इसके बारे में जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है क्या। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है इसका मुख्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, केन्या के नैरोबी में। ठीक है, तो केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम है जिसके थ्रू जो है सभी को लोन दिया जाता है। ठीक है, बिना किसी गारंटी के, और उसके थ्रू सभी लोग अपना व्यापार करते हैं और उस व्यापार को करने पर लोगों को बहुत फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में कौन सा राज्य है जो टॉप पर रहा है। तो आपका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। देन देखो ये तो आपका पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर, और जो तेलंगाना है वो आपका तीसरे नंबर पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, तो इसका पर्पज भी मैंने आपको बता दिया क्यों किया गया है। तो लोग इसको लेके बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस में और भी जो लोग हैं उनको व्यापार देते हैं, उनको मतलब कि रोजगार देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो अपना करते हैं। और मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस को करना इजी है, तो इसका नाम ही रखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, बात समझ। चलिए तो थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन सा रहा है, तेलंगाना राज्य। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा आंध्र प्रदेश की, क्योंकि ये टॉप पे रहा है तो इसके बारे में जो है बात करना बहुत जरूरी है। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में कितने हैं, 13। कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो है 2 कैपिटल है, एक अमरावती और एक हैदराबाद। ठीक है, तो प्रस्तावित जो है अमरावती है और जो नेचुरल है वो है हैदराबाद। ठीक है, अब जरा एक बात आपको और बतानी है, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। एक आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी 3 कैपिटल्स है। ठीक है, एक कुर्नूल है, एक अमरावती है और एक विशाखापत्तनम है। तो विशाखापत्तनम आपकी एग्जीक्यूटिव है, कुर्नूल आपकी विधायी है। ठीक है, और जो आपकी अमरावती वो है जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारत के लिए मुख्य भूमिका के साथ भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है, यानी कि इंडियन पैसिफिक जो रणनीति है, मुख्य भूमिका एक रणनीति बनाई है
जिस पर उन्होंने भारत और प्रशांत इस पर काम करेंगे। तो ये किसने बनाई है? भारत और जर्मनी ने, ठीक है। भारत और जर्मनी ने जो है मिलकर ये रणनीति बनाई है। मुख्य भूमिका मतलब इसमें जो है मुख्य भूमिका भारत निभाएगा, जो कि जर्मनी की हेल्प करेगा, ठीक है। बात समझ आई? और जर्मनी भारत की हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, मुख्य भूमिका ये जो है ना, इसमें क्या होगा, जिसमें जो है उस क्षेत्र में बर्लिन के आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जहां चीन की जो है सततपूर्ण विदेश नीति ने देशों को परेशान किया है। तो एक्चुअली ये जो मुख्य भूमिका है, जिसमें जर्मनी और भारत जो है मिलकर जहाँ पर चाइना जो है परेशान कर रहा है, वहाँ पर ये मुख्य भूमिका जो मुहिम छेड़ी है, ये वहाँ पर जो है लोगों को जो है सहायता करेगी, ठीक है। तो चाइना को दूर करेगी और ये दोनों मिलकर, भारत और जर्मनी मिलकर काम करेंगे चाइना के खिलाफ, ठीक है। बात समझ आई? अगर चाइना कोई गलत कदम उठाती है तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जर्मनी और भारत ने एक मुख्य भूमिका मुहिम छेड़ी है, ठीक है। एक रणनीति बनाई है जो कि चाइना के खिलाफ है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई है जर्मनी की, तो थोड़ा हम जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल है आपकी बर्लिन है, ठीक है। करेंसी इसकी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमर। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है आपकी? यूरो चलती है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कौन है प्राइम मिनिस्टर? बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमर, ठीक है। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के हाल के घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो अगर आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है, फिर आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहले क्या पूछ रहा है, मणिपुर और मध्य प्रदेश को कला और संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और एक दूसरे की परंपराओं को समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए रखा गया है। बिल्कुल सही है। तो मणिपुर और मध्य प्रदेश के बीच में विभिन्न तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, जिससे वे एक दूसरे की संस्कृति को जाने और समझे, ठीक है, और एकजुट होकर रहें, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, मतलब सभी लोग भारत के लिए ही सोचें। अगला आपका क्या कह रहा है, एक भारत जो श्रेष्ठ भारत शिविर में आयोजित किया गया था, ठीक है, जहां मध्य प्रदेश के 50 युवाओं ने भाग लिया और 15 दिन तक मणिपुर की खोजबीन की। बिल्कुल सही है, मतलब मणिपुर में और क्या क्या है उसके बारे में जो है खोज करी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। गुजरात छत्तीसगढ़ के लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझने के लिए गतिविधियों में शामिल हो। बिल्कुल सही है, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लोग एक दूसरे की परंपराओं को, एक दूसरे के अस्तित्व को समझने के लिए, ठीक है, जो एक दूसरे के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जैसे गुजरात में कुछ आयोजन हुआ तो छत्तीसगढ़ के लोग आगे वहाँ की परंपरा को जानने के लिए, छत्तीसगढ़ में कोई आयोजन हुआ तो गुजरात के लोग आगे वहाँ पे जानने के लिए। तो एक दूसरे को समझे, जाने, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें, एक दूसरे के देवी देवताओं का सम्मान करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा आपका। श्रेष्ठ भारत का मतलब समझे, एक भारत मतलब जहाँ पे सभी लोग केवल भारत के लिए सोचते हैं, अपने लिए ना सोचकर भारत के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ड्रग्स बल्क मतलब देखो, बल्क में मतलब जब ज़्यादा अमाउंट में आपका ड्रग्स, मतलब आपकी जो औषधियाँ आती है ना, जितनी टैबलेट्स आती हैं जो पेशेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, तो ये बल्क में, तो बल्क ड्रग्स फार्मा है, ठीक है। पार्क स्थापित करने के लिए CSIR और IICT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा संगठन है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन है? आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो है बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए सोच रहा है, और इसके लिए उसने जो है CSIR IICT के साथ समझौता किया है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई खुली जो अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन है वो बांग्लादेश और किस राज्य के बीच हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन हुआ है। और इसमें देखो ये है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में जानते हैं। यह जो नया खुला अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग है, ये बांग्लादेश में दाऊद कंडी, बांग्लादेश में क्या है? दाऊद कंडी, बांग्लादेश में है दाऊद कंडी, और त्रिपुरा के सोनामुरा के बीच चालू होता है। तो ये बांग्लादेश के दाऊद कंडी से, और ये त्रिपुरा के सोनामुरा से जो है उसके बीच चालू होता है, मतलब ये रास्ता है, ठीक है। इन दोनों के बीच मतलब बांग्लादेश के दाऊद कंडी से त्रिपुरा के जो है सोनापुरा का एक रास्ता है। और ये क्या करता है, ये रास्ता क्या है, गोमती नदी पर 93 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये लंबा, ये मार नहीं है, ठीक है, लंबा, ये एक्चुअली 93 किलोमीटर लंबा जो है बनाया गया है, ठीक है, लंबा ये जो है बनाया गया है। अगला क्या है आपका, बांग्लादेश से भारत में 50 मीटर सीमेंट ले जाने वाले एक जहाज का पहला ट्रायल जो है रन
जो ट्रायल रन है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश के में भारत के जो उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास। तो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है, मतलब आपके ठीक है, तो वो उच्चायुक्त कौन है, आपके हाई कमिश्नर कौन है, तो वो है आपके गांगुली दास, रीवा गांगुली दास। और मुख्यमंत्री त्रिपुरा के कौन है, विप्लव कुमार देव। ठीक है, तो ये 50 मीटर सीमेंट, ठीक है। तो ये जो 50 मीटर सीमेंट ले जाने के लिए, नहीं 50 टन है ये आपका, 50 टन, ठीक है, 50 टन, ठीक है, 50 टन सीमेंट ले जाने के लिए एक जहाज के थ्रू वो जाएंगे और ये माल जो है जहाज के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बात समझ आए। तो उसके लिए है बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने जो है इसमें सफलता हासिल की है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये जो नए खुला अंतर्देशीय मार्ग, जैसे क्या होगा कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच, मतलब भारत के बीच जो है अच्छे संबंध संचालित होंगे और साथ ही व्यापार अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बात हुई है। अब बात है त्रिपुरा की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन है, रमेश बैस है। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो विप्लव कुमार देव है। और डिस्ट्रिक्ट, हाँ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट आपके कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, त्रिपुरा में आपके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो त्रिपुरा में आपके डिस्ट्रिक्ट हैं 30। ठीक है, बात समझें। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, कैपिटल इसकी क्या है, अगरतला है। गवर्नर यहाँ पे कौन है, रमेश बैस है। चीफ मिनिस्टर कौन है, विप्लव कुमार देव है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं, 30। ठीक है, बात समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी सोलर कारपोर्ट स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर ये दोनों मिलकर जो है बहुत बड़ी जो है सोलर कारपोर्ट स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए तो थोड़े अब देखो ये एक्चुअली हुआ क्या है। देखो पुणे में एक चिकली जगह है, तो पुणे के चिकली में टाटा मोटर्स के कारखाने स्थापित किए जाएंगे। तो जो पुणे है, पुणे के चिकली में जो टाटा मोटर्स हैं उसके जो कारखाने हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और ये जो समझौता हुआ है उसके मुख्य आकर्षण क्या है, मतलब ये समझौता करने की वजह क्या है। देखो वजह क्या है, भारत के सबसे बड़े कारपोर्ट जो है 6.2 MWP की क्षमता होगी। तो ठीक है, MWP की मेगावाट पावर की क्षमता होगी। MWP मतलब हो गया MWP मेगावाट पावर। ठीक है, तो 6.2 मेगावाट पावर की क्षमता होगी। ये बिजली की जो है बिजली के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, कारपोर्ट, ठीक है, ये बिजली से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्या है आपका, इससे जो है प्रतिवर्ष 96 यूनिट उत्पन्न होने की उम्मीद है। किससे, ये जो सबसे बड़ी सोलर कारपोर्ट जो स्थापित कर रहे हैं उससे जो है लगभग 96 यूनिट जो है उत्पन्न होगी बिजली। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इस पर से अपने जीवन काल में जो है टाटा मोटर्स के लिए 1.6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। अब देखो ये एक्चुअली इसमें यहाँ पे हुआ क्या है कि इस वर्ष जो है जो टाटा मोटर्स है उसको ये उम्मीद है कि वो 1.6 लाख टन कार्बन जो उत्सर्जन है उसे कम कर पाएगी। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या करा है, ग्रिड कनेक्टेड जो है कारपोर्ट। और ये जो कारपोर्ट होगा कौन सा, सोलर कारपोर्ट, ये कारपोर्ट जो है ग्रिड कनेक्टेड होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए क्या है टाटा पावर, देखिए क्या है, टाटा पावर के CEO कौन है, प्रवीण सिन्हा। कौन है, प्रवीण सिन्हा, जो 1 मई 2018 से बने हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुंबई में है। और पेरेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, टाटा ग्रुप। टाटा मोटर्स के बारे में जान लो। इसके जो CEO कौन है, इसके CEO है आपके गुंटेर आपके कौन है, बटशे। कौन है, गुंटेर बटशे। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप है, उसी की है ये। अगला क्या है, डिवीजन से आपके टाटा मोटर्स कार। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में और टाटा पावर का भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। ठीक है, बात समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक जो है पारित किया है। तो विधेयक पारित करवाया है, तो किसने कराया है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। असम ने क्या कराया है कि जो उसके पुराने विरासत में जो स्थल हैं तो उनको कोई ना छेड़े, उनको कोई ना खराब करे, तो इसके लिए उन्होंने एक विधेयक पारित करवाया है ताकि उनकी जो विरासत के जो स्थलें हैं वो आपके जो है सही सलामत रहें। ठीक है, तो इसकी बात किसने करी, असम ने। तो बात आई असम की, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। कैपिटल इसकी क्या है, दिसपुर है। गवर्नर यहाँ के कौन है, रमेश बैस है। ठीक है, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने, आसाम में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं, 8 जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बात समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। देखो नदियों में क्रूज चलाने का मतलब क्या है, नदियों में बनाए गए रास्ते। ठीक है, नदियों में जो रास्ते बनाए हैं जाते हैं ना आने जाने के लिए नदियों के अंदर से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रूज। तो ये जो है किस
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि देखो नदी के अंदर से जब जैसे ट्रेन जाएगी तो उसमें आप देखेंगे कि नदी के अंदर जो भी रहेगा वो भी दिखाई देगा, तो वो भी एक पर्यटन का केंद्र हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों के अंदर क्रूज चलाने की शुरुआत किसने की है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा ने। ओडिशा ने क्या कहा है कि वो जहाँ पे उनके पास जो नदियाँ हैं उनके अंदर वो क्रूज चलाने की अनुमति देगी। ठीक है, बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। गवर्नर इसके कौन है, गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, नवीन पटनायक है। ऑफिसर बॉडी यहाँ का क्या है, इंडियन डॉलर है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं, 30। ठीक है, बात समझ आएगी। तो ओडिशा में कितने, ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक है। ऑफिसर बॉडी क्या है, इंडियन डॉलर है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आरपीएफ कर्मी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किससे किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय जागीर सिंह। स्वर्गीय जागीर सिंह, ये पंजाबी है। स्वर्गीय जागीर सिंह ने क्या करा है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है आपके जो है आपके ये कांस्टेबल हैं। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल हैं। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने 4 बच्चों की जान बचाई थी। ठीक है, अपनी जान पर खेलकर, तो उनमें ही ये शहीद हो गए। तो इसलिए स्वर्गीय जागीर सिंह को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है दिया गया है। ठीक है, बात समझे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो जीवन रक्षा पदक है वो पहली बार 30 सितंबर 1961 को दिया गया था। ठीक है, पहली बार 30 सितंबर 1961 को दिया गया था। और उसके बाद ये अब दिया जा रहा है 2020 में। ठीक है, बात समझ आई। आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो अच्छे तरीके से बता दी है। आपको इसी का रिवीजन करना है और केवल ये 10 ही क्वेश्चन करिए। ज़्यादा करने के लालच में आएंगे तो फिर ज़्यादा पढ़ने से फिर आपका दिमाग चंगमगाने लग जाएगा। तो धीरे धीरे आप करते जाइए, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तब आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है, अब मैं थोड़ा आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये आपका जो है व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए मेरे पास एक ही सोर्स है, तो पीडीएफ जो है व्हाट्सअप के थ्रू ही मिल सकती है आपको। तो इसके लिए आपको ये जो नंबर ज्वाइन करना है और आपको जो है एक मैसेज सेंड करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ केवीएस। ठीक है, अब अगला है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये यहाँ पर। अगला देखो ये फेसबुक पेज है, आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बीएससी के अगर आप स्टूडेंट से तो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका, करने का तरीका, उसका लिंक अवेलेबल है, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत से बच्चों की हेल्प हुई है। ठीक है, हमारे चैनल के थ्रू। और साथ ही बैंकिंग की क्लासेस, एसएससी की क्लासेस सारी अवेलेबल है। बस ये है कि एसएससी की क्लासेस का लिंक मैंने आपको दिया नहीं है। ठीक है, बात समझे। चलिए अब देखिए कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अगर आपके भाई बहन हैं, ठीक है, वो अगर पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें यहाँ पर जो है यहाँ से पढ़ने के लिए कह सकते हैं। पूरा कंटेंट यहाँ पर धीरे धीरे अवेलेबल होता जा रहा है, बहुत कुछ अवेलेबल हो चुका है। तो आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद केवीएस टीम। अगर कोई क्वारी है या फिर हमारे प्रति कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय